बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्तांबुल तुर्की की एक अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन है और पूरी दुनिया से हर साल लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इस्तांबुल को विज़िट करने के लिए आते हैं। इस्तांबुल एक तारीख़ी शहर है और वैसे तो यहाँ पर बेशुमार ऐसे मुकामात हैं जो कि देखने के लायक हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इस्तांबुल की चंद टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको यहाँ पर आने का मौका मिले या फिर यहाँ पर आपका स्टे है कुछ दिन के लिए, तो आप इन मकामात को देख सकते हैं। और ये वो ऐसी जगह हैं जिनको देखने के लिए हर साल बेशुमार टूरिस्ट जो हैं वो इस्तांबुल का रुख करते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर देखा जाए तो इस्तांबुल शहर की सबसे अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन आया सोफिया मॉस्क है। हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। आया सोफिया मॉस्क की इमारत पहले एक चर्च थी जिसको जस्टिनियन वन, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी कि बाज़ंटाइन एम्पायर के एक फरमारवा थे, उन्होंने 6वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया था। तो यहाँ पर अब भी आपको जो चर्च है उसके असरात मिलेंगे। 15वीं सदी ईस्वी में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस्तांबुल को फ़तह किया, जिसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था, तो उन्होंने इस चर्च की इमारत को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। 1453 से लेकर 1934 तक यहाँ पर एक मस्जिद ही कायम थी, लेकिन क्योंकि पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया और यहाँ पर एक सेकुलर हुकूमत जो है वो कायम हो गई, तो 1935 में यहाँ पर मस्जिद को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। चुनांचे 1935 से लेकर 2020 तक यहाँ पर एक म्यूज़ियम ही कायम रहा, लेकिन फिर तुर्की के मौजूदा सदर तैयब अर्दगान ने 2020 में दोबारा इसको एक मस्जिद में तब्दील कर दिया और अब ये एक मस्जिद की सूरत में ही इस्तांबुल शहर में मौजूद है। इस मस्जिद की इमारत बहुत ही खूबसूरत और पुरशुकोर है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रश होता है, काफ़ी लंबी लाइन होती है और पहले तो यहाँ पर टिकट नहीं थी और ख़ास तौर पर मुसलमान जो हैं वो तो नमाज के औकात में यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन मैंने सुना है कि अब यहाँ पर टिकट भी आपको पे करनी पड़ती है। ये इस्तांबुल के सुल्तान अहमद के एरिया में वाक़ है और सुल्तान अहमद का एरिया वो एरिया है जहाँ पर बेशुमार तारीख़ी मुकामात वाक़ हैं। ब्लू मॉस्क, टोपकापी पैलेस और इसके अलावा भी कई तारीख़ी मुकामात जो हैं वो सुल्तान अहमद के एरिया में वाक़ हैं। तो जब भी आप इस्तांबुल को विज़िट करें तो आया सोफिया मॉस्क को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि इसको विज़िट किए बगैर आपका इस्तांबुल का जो टूर है वो अधूरा होगा। तो आइए अभी अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। ये सामने आप आया सोफिया मॉस्क देख सकते हैं और बिल्कुल इसके सामने सुल्तान अहमद के एरिया में ही इस्तांबुल की मशहूर ब्लू मॉस्क वाक़ है। ब्लू मॉस्क को सुल्तान अहमद मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको सुल्तान अहमद अव्वल ने 17वीं सदी के अवाइल में तामीर करवाया था और इसको बजा तौर पर जो उस्मानी तर्ज़ तामीर है उसका शाहकार कहा जाता है। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत नीली रंग की टाइलों का काम किया गया है और फिर उसी मुनासबत से इसको ब्लू मॉस्क के नाम से जाना जाता है। ब्लू मॉस्क को तामीर करते वक्त सुल्तान अहमद अव्वल को बहुत ज़्यादा तनकीद का और मुखालफत का सामना करना पड़ा था। उस ज़माने में ये रवायत थी कि मसाजिद और दीगर मजहबी मुकामात की तामीर के लिए माल गनीमत की दौलत इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन सुल्तान अहमद अव्वल को कुछ ज़्यादा फतूहात हासिल नहीं हुई थी। ज़्यादातर महाज़ों पर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चुनांचे उन्होंने इस रवायत को तोड़ते हुए सरकारी ख़जाने से ही इस मस्जिद की तामीर की और फिर इसी वजह से उनको शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। मस्जिद की इमारत मुस्ततील शक्ल की है, एक सहन है और फिर सामने उसके मस्जिद का मेन हॉल है और हॉल जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा, जिस तरह के अक्सर तुर्की की मसाजिद में होता है, दरमियान में बहुत बड़ा सा एक गुंबद है और फिर बड़े गुंबद के साथ छोटे गुंबद भी हैं और इस मस्जिद के 6 मीनार हैं। दीवारों पर और छत पर बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार हैं और फिर इसी वजह से ये जो मस्जिद है इसको आलमी सकाफती विरसे में भी शामिल किया गया है। कहते हैं कि इस मस्जिद में तकरीबन 21,000 के करीब टाइलों पर 50 किस्म के मुख्तलिफ डिज़ाइन जो हैं बनाए गए हैं और अपनी खूबसूरती में ये मस्जिद अपनी मिसाल आप है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा मिंबर है और मिंबर, इसके अलावा मेहराब, दीवारें और खिड़कियाँ जो हैं, खिड़कियों के शीशों में बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नक्शो निगार हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये वाली मस्जिद भी सुल्तान अहमद के एरिया में वाक़ है और यहाँ पर साथ में ही एक अहाता है जहाँ पर सुल्तान अहमद और दीगर जो शाही ख़ानदान के अफराद हैं उनकी कब्रें हैं, तो आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो गुंबद है
जो मरकज़ी गुंबद है उस पर किस कदर खूबसूरत काम किया गया है। 2006 में ईसाइयों के पॉप बेनेडिक्ट ने इस मस्जिद को विज़िट किया था और कहते हैं कि पूरी ईसाई तारीख में वो दूसरे पॉप हैं जिन्होंने किसी मुसलमान प्लेस ऑफ वर्शिप यानी मुसलमानों की जो इबादत गाह है उसको विज़िट किया है। ये आप देखिए खूबसूरत टाइल वर्क, और इसी खूबसूरत टाइल वर्क की वजह से ये नीले रंग का जो टाइल वर्क है इस मस्जिद को ब्लू मास्क के नाम से जाना जाता है। इस वक्त मैं इस्तांबुल की एक और अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन के सामने खड़ा हूँ, तो ये है जनाब मशहूर ज़माना ग्रैंड बाज़ार ऑफ इस्तांबुल। 30,700 मरबा मीटर के रकबे पर फैले हुए इस बाज़ार का शुमार दुनिया के बड़े और कदीम तरीन बाज़ारों में होता है। यहाँ पर तकरीबन 61 के करीब कवर्ड गलियाँ हैं जिनमें 4,000 दुकानें हैं, और कहते हैं कि हर रोज़ तकरीबन 2.5 लाख से 4 लाख अफराद इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। 2014 में इसको दुनिया की सबसे ज़्यादा विज़िट की जाने वाली टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर जाना गया था, और कहते हैं कि उस साल तकरीबन 9 करोड़ 12 लाख अफराद ने इसको विज़िट किया था। इस बाज़ार की तामीर का आगाज़ 15वीं सदी के वस्त में किया गया था, और जब इसको तामीर किया गया था तो इसको आया सोफिया जो मस्जिद है उसके वक्फ के तौर पर तामीर किया गया था, यानी कि यहाँ से गवर्नमेंट को जो आमदनी हासिल होती थी उसको आया सोफिया मस्जिद के अखराजात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अपने वक्त में इस बाज़ार को उस्मानी सल्तनत के एक अहम मरकज़ के तौर पर जाना जाता था, और अब भी यहाँ पर आपको जदीद और रवायती तर्ज की हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बर्तन हैं, डेकोरेशन पीसीज हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, इसके अलावा साबुन और जो बाकी घरेलू इस्तेमाल की अशियाँ हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये बाज़ार है। आप इसमें दाखिल होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद आप किसी अल्फ लैलवी दौर में दाखिल हो गए हैं, और आप इसकी गलियों में घूमते जाएंगे, फिरते जाएंगे, और घंटों आप यहाँ पर फिरते रहें, आपको वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होगा। तो जब भी आप इस्तांबुल आएँ इस बाज़ार को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस्तांबुल शहर की कदीम और ख़ूबसूरत गलियों से गुजरते हुए अभी हम एक और अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है गलाटा टावर। 208 मीटर बुलंद इस टावर को 14वीं सदी के वस्त में एक वॉच टावर के तौर पर बनाया गया था, और अब तो ये इस्तांबुल की एक अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं और वहाँ से पूरे शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ इस टावर को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप इस्तांबुल को विज़िट करने के लिए गए हैं और आपने इस्तिकलाल स्ट्रीट की रौनकों को नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। 1.4 किलोमीटर लंबी इस सड़क को इस्तांबुल के एक सकाफती मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। इस्तिकलाल स्ट्रीट इस्तांबुल के बेओगलो डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। ये गलाटा टावर के शुमाली हिस्से से शुरू होती है और फिर तकसीम स्क्वायर पर जाकर इसका ख़ात्मा होता है। यहाँ पर बेशुमार दुकानें हैं, तकरीबन तमाम जो मशहूर ब्रांड्स हैं उनकी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। एक ये बड़ा शॉपिंग सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने की दुकानें भी बेशुमार हैं। यहाँ के जो मशहूर टर्किश फूड है, डोनर कबाब, इसके अलावा जो बकलावा शॉप्स हैं, आइसक्रीम की जो शॉप्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। अजीम सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद तुर्की कुछ अरसा खाना जंगी का शिकार रहा और फिर 19 अक्टूबर 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्की एक रिपब्लिक के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा, और इसी मुनासबत से इस सड़क को इस्तिकलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। तो आपको जा बजा यहाँ पर तुर्की के झंडे मिलेंगे। इस्तिकलाल स्ट्रीट के बीचों बीच एक ट्राम की पटरी भी है जहाँ पर एक पुराने दौर की ट्राम चलती है। लोग इस ट्राम के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, इस पर सवारी करते हैं। ये आप देखिए हाफिज़ मुस्तफ़ा की कदीम ये बकलावा शॉप है जो कि 1864 से कायम है। तो इसकी कई ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच इसकी बल्कि एक से ज़्यादा ब्रांच इसकी इस्तिकलाल स्ट्रीट में वाक़ हैं। तो यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर बैठ कर इनका मज़ेदार जो फ्रेश बकलावा है वो खाएँ, साथ में टर्किश जो चाय है वो पिएँ। तो ओवरऑल इस्तिकलाल स्ट्रीट को भी इस्तांबुल की एक अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर जाना जाता है। तो आइए जनाब अभी आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जिसका नाम आपने अक्सर जो टर्किश ड्रामे हैं, ख़ास तौर पर तारीख़ी ड्रामे हैं, उसमें सुना होगा। तो ये है जनाब यहाँ के शाही ख़ानदान की रिहाइशगाह जिसका नाम है तोपकपी पैलेस। तोपकपी पैलेस को 15वीं सदी के वस्त में तामीर किया गया था, जब यहाँ पर इस्तांबुल पर उस्मानी सल्तनत की हुकूमत कायम हुई थी। उसके बाद से लेकर 19वीं सदी के वस्त तक, जब तक यहाँ पर दोलमा बचे पैलेस जो यहाँ का शाही ख़ानदान का नया महल था वो तामीर नहीं हुआ,
तो यही जो जगह है ये शाही ख़ानदान की रिहाइशगाह थी। तोपकपी पैलेस एक बहुत ही बड़े रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ पर कई म्यूज़ियम्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वो हिस्सा है जहाँ पर जो शाही ख़ानदान के खाने पीने के इस्तेमाल में जो बर्तन होते थे, इसके अलावा दीगर जो उनके किचन से बावर्ची खाने से मुतल्लिक़ चीज़ें थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है तकरीबन आधा दिन चाहिए इस अगर आप पूरे महल को देखना चाहें। अगर आपने लाहौर का शाही किला देखा हो तो ये बिल्कुल उसी तर्ज पर है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी हालत में है। तो जिस तरह शाही किले के कई हिस्से हैं तो बिल्कुल इसी तरह तोपकपी पैलेस के भी कई हिस्से हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो शाही ख़ानदान के अफराद थे उनके आराम करने की जगह है। इसके अलावा शाही मकतब हैं, लाइब्रेरियाँ हैं, वो जगह हैं जहाँ पर के शाही ख़ानदान के हरम के अफराद यानी कि उनके ख़वातीन रहती थीं। तो तमाम जगह जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई एक यहाँ पर म्यूज़ियम्स हैं, या अब एक म्यूज़ियम में यहाँ पर जो शाही ख़ानदान के अफराद के ज़ेर इस्तेमाल जो लिबास थे वो डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पर उस दौर का जो शाही ख़जाना था उसकी चीज़ें डिस्प्ले पर रखी गई हैं। दो शाही दौर के जो सोने के सिक्के हैं, मुख्तलिफ़ जो किस्म के कीमती पत्थर हैं, इसके अलावा जो बर्तन हैं जिन पर कीमती पत्थर जड़े गए हैं, तो वो तमाम यहाँ पर डिस्प्ले पर मौजूद हैं। और इसी जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बालकनी है जहाँ से फिर आप साथ में जो समंदर है उसका नज़ारा कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर एक बालकनी है। इसके अलावा एक म्यूज़ियम है जहाँ पर उस दौर की जो ज़रा बख्तर हैं, जंगो जदल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जिस तरह की तलवारें, बंदूकें, ढालें, तो तमाम इस म्यूज़ियम पर डिस्प्ले के लिए रखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में, पूरे महल के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। बल्कि सफ़र इस्तांबुल के नाम से मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मौजूद है। तो जितनी भी ये जगह हैं जिनके बारे में मुख्तसरन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इनके बारे में डिटेल जाननी है तो तमाम डिटेल जो है उन वीडियोज़ में आपको वो मिल जाएगी। ये देखिए शाही मकतब है जहाँ पर जो शाही ख़ानदान के अफराद थे वो तालीम हासिल करते थे। तोपकपी पैलेस में ही एक म्यूज़ियम है जिसको देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ पर आते हैं, और वो है वो म्यूज़ियम जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बरान इस्लाम, सहाबा इकराम और इसके अलावा अहले बैत जो हैं उनसे मुतल्लिक़ चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चोगा है, इसके अलावा उनका प्याला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक हैं, कुरान पाक के बहुत ही कदीम नुस्खे हैं जो कि चमड़े पर लिखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ जो डिब्बे हैं यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं यानी कि उनके मोए मुबारक। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आप तलवार देख सकते हैं। इसके अलावा दीगर जो असहाबे कराम हैं उनकी तलवारें हैं। हज़रत अली, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये पगड़ियाँ हैं। इसके अलावा सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब यहाँ पर एक चोगा है, ये सामने आप देख सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं और इनके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने एक एक चीज़ के बारे में डिटेल बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस जगह पर जो उस्मानी ख़ानदान के अफराद थे, जो शाही ख़ानदान के अफराद थे, उनके ज़ेर इस्तेमाल जो कारपेट्स हैं, इसके अलावा जो फर्नीचर हैं, सोफ़ा वगैरह, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले पर रखे गए हैं। ये आप देखिए छत पर किस कदर खूबसूरत काम किया गया है। तोपकपी पैलेस में ही शाही हरम वाक़या है। इसको आप महल का सबसे प्राइवेट हिस्सा कह सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर शाही ख़ानदान की जो ख़वातीन थी वो रहती थीं, जो बादशाह की बीवियाँ थीं, उनकी बेटियाँ थीं और दीगर जो रिश्तेदार ख़वातीन थीं वो यहाँ पर रहती थीं। तो यहाँ पर मर्द जो है इनका दाखिला तो बिल्कुल ममनू था। सिर्फ यहाँ पर जो ख्वाजा असरात थे वो काम काज के लिए आते थे, या फिर जो शाही अफराद थे यानी कि शाही ख़ानदान के मर्द थे वो यहाँ पर आ सकते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो टर्किश ड्रामे होते हैं, ख़ास तौर पर तारीख़ी ड्रामे, ये सल्तनत उस्मानिया से मुतअल्लिक़, उनमें शाही हरम जो है इसको एक ख़ास अहमियत हासिल होती है, क्योंकि यहाँ पर बादशाह की बीवियाँ होती थीं, उनकी जो वालदा होती थी वो रहती थी यहाँ पर, उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता था। तो तमाम तर जो महलाती साजिशें हैं उनका मरकज़ ये शाही हरम होता था। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली जगह अक्सर आपने ड्रामों में इसका सेट जो है वो देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं कि काम किया गया है। इस्तांबुल में ही मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार भी वाक़या है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये सआदत नसीब हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीनातुल मुनव्वरा में तकरीबन 7 माह तक आपके घर में ही क़याम फरमाया। चुनांचे आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ़ भी हासिल हुआ।
یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس عظیم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اقدس ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کے جذبہ جہاد کا یہ عالم تھا کہ جب آپ یہاں پر آئے تو آپ کی عمر تقریباً 80 برس تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے یہاں پر محاذ آرائی کی، تو آپ اس جنگ میں شامل ہوئے کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہو کہ آپ اس لشکر میں شامل ہوں جس کو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ لیکن یہاں پر بوجہ بیماری آپ کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو یہیں پر قسطنطنیہ جو شہر ہے اس کی فصیلوں کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ مزار کے ساتھ ہی یہ بہت ہی خوبصورت سی ایک مسجد ہے جس کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی منسوب ہے۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر جس طرح ہمارے ہاں مزاروں پر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے تو اس جگہ پر بھی لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ ساتھ میں ہی بہت ہی بڑا قدیم قبرستان بھی یہاں پر واقع ہے۔ آئیے ابھی چلتے ہیں استنبول کی ایک اور اہم ٹورسٹ اٹریکشن کی طرف جس کا نام ہے تقسیم اسکوائر۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں تو اکثر آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرام جو ہے جو کہ استقلال اسٹریٹ کی طرف ابھی جا رہی ہے وہ تقسیم اسکوائر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ سامنے استقلال اسٹریٹ ہے اور بالکل ساتھ میں ہی اس کے تقسیم اسکوائر واقع ہے۔ تو تقسیم اسکوائر جو ہے اس کو استنبول میں ایک اہم مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ نہ صرف یہاں کی سماجی بلکہ یہاں کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں بھی اس کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ کسی زمانے میں یہاں پر جو عثمانی دور کے آرمی تھی ان کی بیرکس ہوتی تھیں، لیکن بعد میں 1940 میں ان کو گرا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک اسٹیڈیم بنا دیا گیا ہے تقسیم اسٹیڈیم کے نام سے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقسیم اسکوائر کے بالکل درمیان میں ہی ایک ریپبلک مونومنٹ واقع ہے۔ تو اس کو 1928 میں تعمیر کیا گیا تھا، اور یہاں پر جو 1923 میں جنگ آزادی کے بعد ان کو ایک آزادی نصیب ہوئی تھی ترکی کو، اور یہ ایک ریپبلک کے طور پر سامنے آیا تھا، اسی کی یاد میں اس یادگار کو یہاں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر تقسیم اسکوائر میں بے شمار سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو یونینز ہیں، اس کے علاوہ مختلف جو سیاسی تنظیمیں ہیں ان کے جلسے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر غزہ کی مناسبت سے یہاں پر کچھ یہ اسکرینز وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مونومنٹ، اور بالکل ساتھ میں ہی اس کے تقسیم ماسک بھی واقع ہے۔ استنبول شہر کی کافی جو مشہور سڑکیں ہیں وہ تقسیم اسکوائر پر آ کر ملتی ہیں، جن میں ایک استقلال اسٹریٹ بھی شامل ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ نیچے میٹرو کا ایک بہت ہی بڑا اسٹیشن ہے، جو استنبول کی میٹرو ہے اس کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک مرکزی اسٹیشن یہاں پر موجود ہے۔ یہاں سے پھر آپ مختلف جو سمتیں ہیں ان کی جو میٹروز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو میٹرو پر آپ نے استنبول میں کس طرح سفر کرنا ہے، ایئرپورٹ سے آپ نے میٹرو پہ سفر کرتے ہوئے شہر تک، تقسیم اسکوائر تک، سلطان احمد تک کس طرح آنا ہے، تو اس کے بارے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے میرے چینل پر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہاں پر کئی ہوٹلز واقع ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر ریسٹورنٹس ہیں جہاں سے آپ کو ڈونر کباب اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو ٹرکش فوڈ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں ان کے کھانے بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہاں پر رات کے وقت بہت ہی زیادہ رونق ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے جس طرح کہ لندن کی پیکاڈلی سرکس ہے، یا ٹفالگر اسکوائر ہے، یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ نیو یارک کا ٹائم اسکوائر ہے۔ آئیے ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں بہت ہی پراسرار اور قدیم دور کی ایک جگہ پر جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو یہ ہے جناب بیسیلیکا سسٹرن، جو کہ سلطان احمد کے ایریے میں واقع ہے۔ یہ اصل میں رومن دور کا ایک واٹر ریزروائر ہے۔ تو یہاں پر اس دور میں جو پانی ہے اس کو سٹور کیا جاتا تھا، اور پھر جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو حسب ضرورت یہیں سے پانی جو ہے وہ استعمال کے لیے لیا جاتا تھا۔ یہاں پر ساتھ میں ہی آیا صوفیہ کا چرچ تھا، اور اس کے علاوہ جہاں پر آج کل توپ کپی پیلس ہے تو وہیں پر جو بازنطینی حکمران تھے ان کے شاہی محل تھے، تو تمام جو جگہ ہیں ان کے لیے پانی جو ہے وہ یہیں سے لیا جاتا تھا۔ اس جگہ پر کئی فلموں کی شوٹنگز بھی ہو چکی ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رومن طرز کے بڑے بڑے سے پلرز ہیں، اور بہت ہی یہاں پر پراسرار سا ایک ماحول ہے۔ ابھی تو یہ پانی بالکل سطح تک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ پوری طرح بھر جاتا تھا تو بالکل پانی جو ہے اس کی چھت کو چھو رہا ہوتا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر جو یونانی دیو مالائی کردار ہے میڈوسا، اس کا سر ہے، یہ سامنے اس کا ایک مجسمہ سا بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی جو میڈوسا ہے دیو مالائی کردار، اس کا یہاں پر ایک سر پڑا ہوا ہے۔ اس جگہ پر آنے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینی پڑتی ہے، اور بہت زیادہ رش نہیں ہوتا، لائن تھی لیکن بہت زیادہ لمبی لائن نہیں تھی۔
اور بالکل آیا صوفیہ سڑک کی دوسری طرف ہے اور ایک طرف یہ بیسیلیکا سسٹن واقع ہے۔ تو مجھے تو یہ جگہ کافی منفرد اور کافی دلچسپ لگی تھی، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے۔ تو اگر آپ یہاں پر استنبول میں آئیں تو اس جگہ کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ تھے جناب استنبول کے چند مشہور مقامات، آپ کو میں نے ان کے بارے میں مختصراً بتایا ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر سفر استنبول کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو ان تمام جگہوں کے بارے میں ڈیٹیلز بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن ویئرز نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔